आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 3 समतल में गति, इसमें पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सदिश और अदिश राशियों की परिभाषा, उनका प्रदर्शन, परिमाण और सदिश अदिश राशियों में अंतर। ठीक है ना, इतनी चीजें हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। आप में से किसी ने अगर पिछली क्लास नहीं पढ़ी हो तो उसका वीडियो देख लेना एक बार, तभी आपके लिए आगे की चीज समझ में आएगी, है ना। आप देखें, हम वैसे तो सदिशों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें यहाँ पर सदिश पढ़ना है काम चलाओ। जितने में फिजिक्स में हमारा काम चल जाए उतना हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सभी प्रकार नहीं है जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये सदिशों के कुल प्रकार नहीं है, ये कुछ मुख्य प्रकार हैं। समझ आएगी ना बात। जितनों की हमारे लिए क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, वो उतने हैं। तो सदिशों के प्रकारों पर हम बात करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे आज सदिशों के योग करने का नियम, योग कैसे करते हैं सदिशों का। ठीक है, तो बच्चों सदिशों के कुछ विशेष प्रकार आपको बोर्ड पर लिखे हैं, जैसे कि शून्य सदिश, एकांक सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, समान सदिश, ऋणात्मक या विपरीत सदिश, परिणामी सदिश। जीरो वेक्टर इसको बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इसको बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर इसको बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, और अगला हमारे लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इनके अंग्रेजी में नाम है। तो ये हमारे पास सदिशों के प्रकार है। एक एक को समझते हैं। आपको परीक्षा में इन दो में से एक प्रश्न प्रायः परीक्षा में आ जाता है, ठीक है ना। या तो शून्य सदिश के बारे में पूछ लेंगे या आपसे एकांक सदिश के। एकांक सदिश की जानकारी तो बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा टाइम हम एकांक सदिश को यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको क्रम में ऊपर लिया हुआ है ताकि इस पर हम ज्यादा समझ दें और बच्चे ज्यादा समझ लें अच्छी चीज को। शून्य सदिश परिभाषा है वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। बात समझ आ गई। जैसे मान लीजिए एक वस्तु विराम अवस्था में है, काय में है, जहां पर थी वहीं पर है, मतलब मूल बिंदु पर मान लीजिए तो मूल बिंदु पर है वो, और अब आपसे पूछें कि बताओ इसका विस्थापन कितना होगा, तो मूल बिंदु पर थी, मूल बिंदु पर है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, क्योंकि विस्थापन तो सदिश राशि है, तो हम बोलेंगे उसका विस्थापन शून्य सदिश है। यहाँ पर क्या है, बात समझ आ गई ना, क्या है। मैं आपसे बोलूं एक वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, कैसे गति कर रही है, और आपसे बोला जाए इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण तो तभी बनेगा जब वेग में परिवर्तन होगा। और वेग मैंने कैसा बोला, तो फिर वेग में परिवर्तन तो होगा नहीं, तो फिर त्वरण कहां से आएगा। तो फिर हम बोलेंगे शून्य सदिश, इसका विस्थापन शून्य है, ईश्वर त्वरण क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर त्वरण को हम शून्य सदिश के द्वारा निरूपित करेंगे। क्यों, क्योंकि त्वरण सदिश राशि है, इसलिए केवल शून्य कहने से काम चलेगा, शून्य सदिश बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, कौन सा सदिश कहलाता है, इसको प्रतिशत करने के लिए जीरो बनाकर ऊपर एरो बना दो, ठीक है ना, तो हमारा हो गया शून्य। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए वेक्टर ए में से वेक्टर ए को घटाएंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर पर जीरो वेक्टर लिखेंगे, फिर अकेला जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो सदिशों का अंतर भी सदिश होता है और दो सदिशों का योगफल भी सदिश होता है। ये हम पढ़ चुके हैं अंतर में। दो सदिश राशियों का योगफल सदिश होता है, दो सदिश राशियों का अंतर भी सदिश होता है। तो अगर उनका योगांतर सदिश होता है तो यहाँ पर मुझे सदिश लिखना पड़ेगा, तो सदिश लिखना पड़ेगा, भले ही हम व्यवहार में, अब पुस्तक में यहाँ पर ऐसा लिखा होगा बस, लेकिन वो बोल्ड करके लिखा है, बोल्ड करके लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर है। लेकिन हम उसको सीधा क्या लिख देते हैं, जीरो, तो हमारी कमी हो जाएगी, तो हमारे पास इस टाइप से इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो सदिश में से सदिश को घटाएंगे तो उत्तर सदिश लिखना पड़ेगा, तो हमें उस पर जीरो वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। अब
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आता है कि शून्य सदिश की दिशा क्या होती है। शून्य सदिश की दिशा क्या होती है, प्रश्न अक्सर हमसे पूछ लेते हैं, शून्य सदिश की दिशा क्या होती है। तो शून्य सदिश की दिशा अपरिभाषित है। जो चीज अपरिभाषित हो तो उसी को हम ऐसा कह सकते हैं स्वेच्छ है। तो मैं जो लेने हो तो ले, दिशा तो होती है, माना नहीं कर रहा है, वो कह रहा है नहीं दिशा होती है, क्योंकि सदिश है तो क्या होगी, तो दिशा क्या होगी शून्य सदिश की दिशा। कोई आपसे पूछे शून्य सदिश की दिशा क्या होगी, तो अपन को बोलना है अपरिभाषित है या स्वेच्छ है। स्वेच्छ मतलब तुम्हें जो लेना तो ले लो, तुम्हें जो भी दिशा उसकी माननी है तो मान लो। तो बताओ शून्य सदिश की दिशा क्या होती है, अपरिभाषित है या स्वेच्छ है। याद रहेगा, अगर परीक्षा में आ गया शून्य सदिश की दिशा खालिस्तान होती है तो आपको भरना है अपरिभाषित या स्वेच्छ। याद रहेगा आपको, क्लियर है, भूलेंगे तो नहीं। अगला आता है शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों है। क्यों है शून्य सदिश की आवश्यकता हमारे लिए, तो शून्य सदिश की आवश्यकता हमें उन स्थितियों के लिए पड़ती है जहां पर परिमाण क्या हो, शून्य हो। जैसे आपको मूल बिंदु का स्थिति सदिश दिखाना है, मूल बिंदु का, तो शून्य सदिश से ही तो दिखाओगे। अगर आपको एक सदिश में से उसके बराबर कोई दूसरा सदिश घटाना है तो परिणाम में शून्य सदिश आपको चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा। तो शून्य सदिश की आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाता है शून्य सदिश का उदाहरण दीजिए। इतना सारा पूछ सकते, बहुत सारा साथ है शून्य सदिश पर। तो उदाहरण अभी मैंने बोला आपको, अगर कोई वस्तु एक स्थान ऐसे चले घूम फिर करके पर वापस आ जाए और आपसे पूछा जाए उसका विस्थापन, शून्य सदिश। समझ आएगी ना बात, कितना हो जाएगा, शून्य सदिश हो जाएगा। क्लियर होगी कि नहीं होगी बात। अगर आपसे कोई पूछे एक वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण शून्य सदिश, क्योंकि इसमें होगा ही नहीं। बात समझ आ रही है ना। तो जो उदाहरण, तो क्या क्या परिभाषा, समझ आ गई ना बात, आवश्यकता, दिशा और उदाहरण, चार चीजें आपसे शून्य सदिश पर सेपरेट में कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। और अक्सर जब वो पूछते हैं कि आवश्यकता क्यों है या इसकी दिशा क्या होती है तो बच्चे नहीं बता पाते, क्योंकि इतना हमारे याद करते हैं कि शून्य जिसका परिमाण शून्य हो उसे क्या बोलते हैं। अब जो पूछते नहीं है वो ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे इससे अलग। अब तो आपको सबको क्लियर हो गया शून्य सदिश के बारे में, क्लियर है ना। और शून्य सदिश को प्रदर्शित करने के लिए कुछ नहीं करना है, शून्य बनाया उसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो। पुस्तक वाले ने इसको ऐसा बना दिया बोल्ड करके, तो एरो लगाएगा नहीं। ये बात हम आपको पिछले बार लेक्चर में बता चुके हैं कैसे करेंगे। अब आता है हमारे पास कौन सा सदिश, एकांक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितने बच्चे इसको समझ जाएं जितने अच्छे तरीके से उतनी अच्छी उनके लिए फायदा जाने वाला है इसमें, है ना। मैं इस पर बहुत ज्यादा बताने वाला हूँ एकांक सदिश के बारे में। परिभाषा तो बिल्कुल वैसे ही है, समझ गया ना, बिल्कुल सिंपल सी। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो अर्थात एक हो उसको बोलते हैं एकांक सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एक हो, एक न्यूटन, एक मीटर, एक मीटर पर सेकंड, समझ गया ना। एक न्यूटन मीटर माने परिमाण में जो नंबर है वो क्या है, एक। तो उसको कौन सा सदिश बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं। तो ये तो ही परिभाषा। एकांक सदिश की दिशा निश्चित होती है, अर्थात इस सदिश का प्रयोग दिशा बताने के लिए ही किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सब बच्चे कान खोल कर सुन लो, एक पर उंगली रख लो एक कान पर, निकल नहीं जाए बाहर, है ना, अंदर ही रह जाए। एकांक सदिश का प्रयोग दिशा बताने के लिए ही किया जाता है। आपसे जब प्रश्न पूछेंगे वेक्टर 2i के धन 3j के 5 के की दिशा बताओ, इसका मतलब वो कह रहा है एकांक सदिश निकालो। ये नहीं बोलेगा एकांक सदिश निकालो, क्या बोलेगा, दिशा बताओ। दिशा बताने को बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, एकांक सदिश निकालने को बोल रहा है। तो ये बातें आप अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है ना। तो एकांक सदिश का प्रयोग काहे के लिए किया जाता है, दिशा बताने के लिए किया जाता है। समझ आएगी ना बात। ये सभी सदिशों के प्रकार बहुत स्पेशल है। इसकी दिशा कैसी होती है, और निश्चित, वो वहीं पर जो है वही दिशा बताने के लिए जो प्रयोग होना है तो निश्चित। इसकी दिशा कैसी होती है, अपरिभाषित, अनिश्चित, स्वेच्छ। पर इसकी कैसी होती है, एकांक सदिश को
कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए एकांक सदिश है तो ए कैप, बी को एकांक सदिश है बी कैप, एफ एकांक सदिश है एफ कैप, तो इसको कैप लगा करके कैप पढ़ा जाता है। इसको इस संकेत को क्या पढ़ते हैं? कैप। तो यदि किसी संकेत के ऊपर आपने कैप बना दिया इसका मतलब वो एकांक सदिश है। क्या सबको समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? लेकिन अगर कैप नहीं बना है, उसने लिखा है तो भी एकांक सदिश है। जैसे मैं कहूं एकांक सदिश ए, एकांक सदिश ए, तो चाहे मैं ऐसा लिख दूं या ये एरो हटा करके कैप लगा दूं। अगर कैप नहीं लगाया है तो आगे लिखना पड़ेगा भाषा में एकांक सदिश है, और सिर्फ कैप लगा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि वो जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर कैप लगा है। तो कैप लगाया मतलब वो कौन सा सदिश है? एकांक है। तो कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। बातें सबको याद रहेंगी। अगर आपको किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालना हो, किसी भी सदिश की दिशा में एकांक सदिश निकालना हो, किसी भी सदिश की दिशा निकालना हो, तो उसका सूत्र ये होता है। जैसे मान लीजिए ए कोई सदिश है और मुझे इसका एकांक सदिश निकालना है, या मुझे इसकी दिशा निकालनी है, या मुझे इसकी दिशा में एकांक सदिश निकालना है, तो इसका सूत्र होता है ए कैप बराबर सदिश ए बटे मॉड ए। इसका सूत्र होता है एकांक सदिश का सूत्र होता है ऊपर सदिश नीचे उसका मॉड। मॉड का मतलब होता है मापांक। ये लिखा है सदिश ए का मापांक और ये लिखा है सदिश ए। जब सदिश में मापांक से भाग देंगे तो दिशा बचेगी। जबकि एक सदिश में देखो क्या क्या होता है। सदिश में दो चीजें होती हैं, दिशा और परिमाण। परिभाषा में क्या बोला था? जिसमें दिशा के साथ परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा। तो सदिश में दो चीजें हैं, क्या क्या है? मैंने एक सदिश लिखा है यहाँ पर, देखो ये लिखा, ध्यान देना बच्चों। एक कोई फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जो मैंने एफ लिखा तो इसका मतलब इसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है? तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना मैं कैसा लिख रहा हूँ। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, बड़ा मजा आएगा। ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों चीजें एक ही है। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों बात एक ही है। माने तीनों एक ही चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं फिजिक्स में, तीनों एक ही चीज है। लेकिन हम ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेस लगेगा, नहीं है तो अब सीधा ही। मगर इसमें दोनों चीजें हैं, हम इसको कभी भी ऐसा लिख सकते हो, जैसे आपको आवश्यकता पड़े इसको आप ऐसा लिख दो। बात समझ आएगी ना कि नहीं आई? अब जैसे मैं इसी को ले लूं, अब ध्यान दो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ध्यान दो, ऐसा और ऐसा लिख सकते ना ये तो। और बटे में क्या आएगा? जो ये कट गया तो वापस क्या बचा? इसलिए तो सूत्र बन गया ए कैप बराबर सदिश ए बटे मॉड ए। क्या पढ़ेंगे इसको? मैं बोलूं आपसे कि ए कैप का सूत्र बोलो तो आप क्या बोलोगे? एफ कैप का सूत्र बोलो। समझ गया बात? किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालना हो तो आपको उसके सदिश में परिमाण से भाग दे देना है। सबको क्लियर है? जो एकांक सदिश का सूत्र है, और एकांक सदिश किस चीज को बताता है? दिशा को। तो मैं आपसे बोलूं कि इसकी दिशा ज्ञात करो, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? एकांक सदिश ज्ञात करो। अभी ध्यान रखना आप, क्योंकि वो परीक्षा में दिशा की जगह क्या शब्द देगा? एकांक की जगह दिशा ज्ञात करो बोलेगा। सदिश फलाने फलाने की दिशा ज्ञात करो। तो अब दिशा ज्ञात करने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर है तो नहीं देखने लगने। मतलब आपको क्या निकालना है? उसका एकांक सदिश निकालना है। जितना डीप जाओगे समझ जाओगे दिशा क्यों बताता है। अब देखें एकांक सदिश के बारे में अभी और भी रह गया है। अब फिजिक्स में 3 मानक एकांक सदिश प्रयोग किए जाते हैं। कितने? 3 मानक एकांक सदिश प्रयोग किए जाते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं 3। एक को बोलते हैं आई कैप, दूसरा होता है जे कैप और तीसरा होता है के कैप। क्या है ये? मानक एकांक सदिश। क्या है ये? नाम याद करो इनको, मानक एकांक सदिश बोलते हैं। आई कैप को बोलते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश मानक एकांक सदिश।
जे कैप को बोलते हैं वाई एक्स कनुदेश मानक एकांक सदिश, और के कैप को बोलते हैं जेड एक्स कनुदेश मानक एकांक सदिश। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर फिजिक्स में किए जाते हैं। मतलब एक्स अक्ष की दिशा बताने के लिए आई कैप, वाई अक्ष की दिशा बताने के लिए जे कैप और जेड अक्ष की दिशा बताने के लिए के कैप का प्रयोग किया जाता है। और इसका उल्टा माइनस एक्स अक्ष के लिए माइनस आई कैप, माइनस वाई अक्ष वाली दिशा बताने के लिए और माइनस जेड वाली दिशा बताने के लिए। सबको क्लियर हो गया? अब इसका मतलब समझिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने कहा एक वस्तु एक्स अक्ष की दिशा में, ध्यान देना, एक्स अक्ष की दिशा में, बोर्ड पर ध्यान दो, 2 मीटर जाती है। क्या लिखा मैंने? एक वस्तु एक्स अक्ष की दिशा में 2 मीटर जाती है। मैं इतनी बड़ी बात को लिख सकता हूं 2i कैप मीटर। स्लो हो गया, यही लिखा है, जो नीचे लिखा वही लिखा है 2i है बस। आई क्या बता रहा है? मीटर लिखा ही है, तो कितने मीटर गई? एक्स अक्ष की दिशा में 2 मीटर, तो दिया 2i कैप मीटर। बात समझ आएगी ना? तो जेड अक्ष की दिशा में 25 न्यूटन का बल लगाना है। जेड अक्ष की दिशा में कितना लगाना है? तो मुझे लिखना है 25 के कैप न्यूटन, बस लिख गया 25 के कैप न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये फिजिक्स में लिखा है, इसका मतलब हुआ 25 न्यूटन का बल जेड अक्ष की दिशा में लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब आपको समझ में आ गया एकांक सदिशों का मतलब? समझ आ गया बात? तो अब आपको परीक्षा में एक कई बार आया है ब्लैंक्स में कि एक्स अक्ष की दिशा बताने के लिए खालिस्तान सदिश का प्रयोग किया जाता है, आई कैप भर देना है। जेड अक्ष की दिशा बताने के लिए के कैप का प्रयोग किया जाता है। वाई की दिशा बताने के लिए जो भी आपको आ जाए, ठीक है ना? तो कितने मानक एकांक सदिश प्रयोग करते हैं हम? और ये 3 स्टैंडर्ड हैं। और आप कोई भी एकांक सदिश लिखना हो किसी का भी, उसके ऊपर कैप लगा के लिख दो। एफ के लिए एफ कैप, समझ गया ना? भी के लिए भी कैप, ए के लिए ए कैप, जिसका भी बनाना हो तो ऊपर कैप लगा करके बना लो। तो एकांक सदिश की थ्योरी खत्म। सबको समझ आ गया ना बात? अब अपन आते हैं, अब आपको समझ आना एकांक सदिश में बहुत कुछ है। सबको क्लियर हो गया? क्या क्या सूत्र क्लियर हो गया एकांक सदिश का? एकांक सदिश का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? ठीक है ना? अब आता है स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश क्या है? तो वह सदिश जो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे स्थिति सदिश कहते हैं। माने स्थिति सदिश का प्रयोग मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु का स्थिति सदिश अगर आपको ज्ञात है तो स्थिति सदिश 2 बातें बताता है। पहला, वह वस्तु मूल बिंदु के सापेक्ष कहाँ है, किस दिशा में है। दूसरा, कितनी दूर है, यानी कि इसका परिमाण बताता है मूल बिंदु से दूरी को, और दिशा बताते ही है मूल बिंदु के सापेक्ष दिशा को। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कार्तीय तल है, एक्स और वाई से मिलकर बना हुआ एक तल है, एक्स अक्ष और ये, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, अपन जानते हैं। यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है P। अब मुझे P का पोजीशन बतानी है फिजिक्स में, P कहां पर है। तो P की स्थिति बताने के लिए हम OP वेक्टर का प्रयोग करेंगे। OP वेक्टर, OP वेक्टर बता रहा है कि P बिंदु कहां पर है, माने दिशा बताएगा मूल बिंदु के सापेक्ष और साथ में दूरी। और कैसे बनेगा? O से अपन ने किसको मिला दिया? तो O को P से मिलाने से एक जो वेक्टर बनाया OP वेक्टर, OP वेक्टर को बोलते हैं P का स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं? P का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। चलिए एक आध और ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पर एक Q है, ये पॉइंट, इसका स्थिति सदिश बनाना है तो इसको किससे मिला दो? मूल बिंदु से मिला दो, तो एक सदिश बनेगा OQ। OQ को क्या बोलेंगे? Q का स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश क्या बताता है? मूल बिंदु से दूरी को और दिशा को, कि मूल बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, ठीक है ना?
इसको हम प्राय आर भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आर। पोजीशन वेक्टर को प्राय आर से भी प्रदर्शित कर देंगे। तो जैसे ये यहाँ पर मैंने लिख दिया आर, तो इसको मैंने चलो R1 लिख दिया, इसको R2 लिख दिया, R3, R4 इस टाइप से। मान लो बहुत सारे बिंदु हैं, सबके स्थिति से लिखना है, तो सबका R थोड़ी होगा। एक का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, R4। लेकिन अगर स्थिति सदिश को मूल बिंदु के साथ लिखोगे तो एक बात ध्यान रखना, मूल बिंदु इस तरफ और वह बिंदु इस तरफ जिसका लिख रहे हो। माने आप OP को PO नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। OP को क्या नहीं लिखना है? मूल बिंदु हमेशा, जैसे मैं ऐसे कराऊं तो लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा ओरिजिन पॉइंट, इस तरह रहेगा वो पॉइंट जिसका लिख रहे हो, तो OP ही लिखना है, PO नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। समझ आ गई बात? ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब आता है विस्थापन सदिश। तो परिभाषा वही है, वह सदिश तो मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन को व्यक्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन सदिश बोलते हैं। ठीक है ना? विस्थापन सदिश में भी दो चीजें होंगी। क्या क्या होगा? विस्थापन की दिशा और कितना विस्थापन हुआ, ये दो चीजें होंगी। अब जैसे मान लीजिए एक मक्खी P से उड़ करके Q पर आ जाती है, पहले P पर थी, फिर कहां पहुंच गई? मक्खी की जगह वस्तु मान लो, एक वस्तु P पर थी चलायमान, और फिर वो कुछ समय बाद कहां पहुंच जाती है? Q पर पहुंच जाती है। तो PQ को बोलेंगे वस्तु का विस्थापन सदिश। PQ को क्या बोलेंगे? तो विस्थापन सदिश बनाने के लिए किस बिंदु से आई और किस बिंदु पर पहुंची, इन दोनों को मिलाना है। जिससे आई वो लेफ्ट में, जिस पर पहुंची वो राइट में। क्लियर है ना बात? और विस्थापन सदिश का मान दोनों स्थानों के स्थिति सदिशों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात OP बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसका फॉर्मूला होता है। माने अगर जो PQ विस्थापन सदिश है तो PQ बराबर होगा Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। अब Q का स्थिति सदिश तो उसको लिखेंगे OQ, और P के स्थिति से इसको क्या लिखेंगे? तो PQ बराबर फिजिक्स में होता है OQ माइनस OP। क्या होता है? माने इसमें से इसका घटाना है, तभी तो निकलेगा विस्थापन। विस्थापन क्या बोला था? स्थितियों का अंतर, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो वही तो है विस्थापन। तो PQ अगर विस्थापन सदिश है तो PQ को क्या लिखेंगे? फिजिक्स में अगर ऐसा लिखा मिले PV ऑफ Q, जिसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ये लिखा रहता है शॉर्ट में, P लिखा होगा, V लिखा होगा, ऑफ Q, जिसका मतलब क्या है? PV का पोजीशन वेक्टर, P फॉर पोजीशन, V फॉर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, या हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा? Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति। PQ बराबर सूत्र होता है। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं AB बराबर क्या होगा? AB बराबर, AB विस्थापन है तो AB बराबर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, माइनस को लिखेंगे OB माइनस OA, ऐसा लिख देंगे। सबकी समझ आ गई ना बात? क्लियर है? तो ये होता है विस्थापन। तो विस्थापन सदिश क्या बताता है? विस्थापन कितना हुआ मूल बिंदु के सापेक्ष, विस्थापन कितना हुआ विस्थापन को बताता है, और साथ में विस्थापन की दिशा, दोनों इंक्लूड होंगे विस्थापन सदिश में। अगर कोई वस्तु A से B पर पहुंचती है तो उसके विस्थापन सदिश को AB लिखा जाता है, जहां पर AB का तात्पर्य है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अगर कोई वस्तु P से Q पर पहुंचती है तो उसके विस्थापन सदिश को PQ लिखा जाएगा। PQ बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि OQ माइनस OP। अगर मैं इसको R2 नाम दे दूं, इसको R1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं R2 माइनस R1। तो ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो। समझ गए ना आप? कैसे हो? सारे के सारे तरीके फिजिक्स में यूज किए जाएंगे, कोई एक नहीं, सब। समझ आ गई ना बात? ये सब तरीके फिजिक्स में यूज किए जाएंगे। तो अगर छोटी छोटी बेसिक सी बातें अगर आपको फिजिक्स में अच्छी तरह से याद हो जाती है तो आगे की फिजिक्स बहुत सरल हो जाएगी। अब आता है कौन सा सदिश? समान सदिश। समान सदिश कहलाते हैं ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो और दिशाएं भी कैसी हो? समान हो, तब वो समान सदिश कहलाते हैं।
माने दो सदिश समान सदिश कहलाएंगे यदि नंबर 1 उनके परिमाण समान हो, नंबर 2 उनकी दिशाएं। माने कोई एक में काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें समान चाहिए। क्या क्या? परिमाण भी चाहिए और तो वैसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान हो उनको क्या बोलेंगे? समान सदिश, इक्वल वेक्टर। अगर मान लो दिशाएं समान है, परिमाण समान नहीं है, तो वो कहलाएंगे समदिश सदिश या समान दिशा सदिश। दिशा समान है, परिमाण नहीं है, समान क्या है? तो क्या बोलेंगे? समान दिशा सदिश। तो समान सदिश समान दिशा सदिश भी होता है, कि दिशा तो समान हो रही है, तो समान सदिश को क्या बोलेंगे? समान दिशा सदिश भी है, वो समदिश सदिश भी है, इक्वल वेक्टर भी है, इक्वल डायरेक्शन वेक्टर भी है, इक्वल वेक्टर भी है और इक्वल डायरेक्शन वेक्टर भी। अगर दो सदिश मैंने बराबर लिख दिए तो समझ लेना उनकी दिशाएं भी वही है, उनके परिमाण भी वही है, सेम है। अब आता हमारे पास कौन सा? ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। दो सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे यदि उनके परिमाण समान हो और दिशाएं विपरीत हो। परिमाण कैसे होंगे? दिशाएं कैसी होंगी? तो फिर वो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? किसी सदिश ए के ऋणात्मक सदिश को -a से प्रदर्शित करेंगे, माइनस लगा देंगे। अगर आपने माइनस साइन लगा दिया इसका मतलब उसका कौन सा सदिश है? विपरीत सदिश है, ऋणात्मक सदिश है। अब अगर मान लो परिमाण समान नहीं है लेकिन दिशाएं अलग अलग है, विपरीत है, अलग अलग ही नहीं, सॉरी अलग अलग का मतलब तो ऐसे भी हो सकते हैं, अलग अलग नहीं, विपरीत। अगर मान लीजिए दो सदिशों की दिशाएं विपरीत है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है तो वो कहलाएंगे विपरीत दिशा सदिश। विपरीत सदिश नहीं, क्या कहलाएंगे? विपरीत दिशा, अपोसाइड डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन कैसा है? अपोसाइड है, लेकिन क्या नहीं है? परिमाण इक्वल नहीं है। परिमाण भी बराबर हो, दिशाएं विपरीत हो, तब वो कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर। समझ में आएगी ना बात? तो नेगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश में क्या होगा? परिमाण बराबर लेकिन दिशाएं विपरीत, और इसमें परिमाण बराबर दिशाएं समान। अब आता है परिणामी सदिश। ये कोई प्रकार नहीं है, ये तो मैंने इसलिए क्या होता था हर बार बातों में पर पूछ लेते हैं। एक बार वायवा हुआ पिछले साल फिजिक्स का प्रैक्टिकल का वायवा होता है ना, पूछ लिया उसने एक्सटर्नल ने कि परिणामी सदिश का मतलब क्या होता है? परिणामी सदिश का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं परिणामी सदिश? और बार बार यूज होता है, अलग से प्रकार में दिया नहीं गया है बुक में, वो तो नॉर्मल बातचीत में यूज होता है। तो अब बच्चे नहीं उसको समझा पाए ठीक तरीके से क्या होता है परिणामी सदिश। आप लोग बताओगे क्या होता है परिणामी सदिश? रिजल्टेंट वेक्टर। अब वह सदिश जो दो या दो से अधिक सदिशों के परिणाम को प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? जैसे मान लीजिए हम दो सदिशों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहा है? तो वह सदिश जो दोनों सदस्यों के फल को व्यक्त कर रहा है तो क्या लगेगा उसका? क्या? परिणामी सदिश। मान लो हम घटा रहे हैं, तो वह सदिश जो दोनों सदस्यों के अंतर को व्यक्त कर रहा है। मान लो हम गुणा कर रहे हैं, वह सदिश जो दोनों सदस्यों के गुणनफल को, आपकी समझ आएगी ना? तो परिणामी सदिश का कोई यहाँ पर एक थोड़ी निश्चित बन जाएगा, तो क्या बोलेंगे परिभाषा? वह सदिश जो दो या दो से अधिक सदस्यों के परिणाम को व्यक्त करता है, रिजल्ट को व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं उनका परिणामी सदिश। हम इसका प्रयोग प्राय योगफल में करते हैं, योगफल दिखाने के लिए कर देते हैं। तो आप ऐसा आपके दिमाग में आ जाता है कि दो सदिश दो या दो से अधिक सदस्यों के योगफल को व्यक्त करे, तो चाहे योगफल को व्यक्त करे, चाहे अंतर को व्यक्त करे, चाहे गुणन को व्यक्त करे, चाहे वियोजन के संयुक्त को व्यक्त करे। तो परिणामी या रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा कहलाता है? वह सदिश जो दो या दो से अधिक सदस्यों के परिणामी को, रिजल्ट को व्यक्त करता है, रिजल्ट को। अब उनका रिजल्ट योगफल से बढ़ रहा है या अंतर से बढ़ रहा है या गुणा से बढ़ रहा है, बन कैसे रहा है वो जाने, लेकिन उनके जो रिजल्ट को व्यक्त करता है वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर, या उसी को बोलेंगे परिणामी। जैसे मान लीजिए ए धन बी बराबर सी, मैंने लिखा ए धन बी बराबर सी, ए सी यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर है, सी यहाँ पर क्या है? परिणामी सदिश है। क्यों है?
क्योंकि यह दोनों के परिणाम को, दोनों के योगफल को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया यहाँ पर, परिणामी सदिश हो जाएगा। तो इतना सबको समझ आ गया प्रकार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। हाँ, अच्छे से याद रखना है, शून्य, एकांक आदि आदि को। और ये सभी प्रकार नहीं है, ये कुछ प्रकार है जो आपको बार बार यूज होंगे फिजिक्स में, है ना। इतने में आपका काम चल जाएगा फिजिक्स में, तो वही है, ठीक। अब आता है सदिशों का योगफल, फिर पढ़ेंगे सदिशों का अंतर, फिर पढ़ेंगे सदिशों का विभाजन। सदिशों का योगफल मतलब हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों को जोड़ते कैसे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि सदिशों को साधारण बीजगणित के नहीं जोड़ते। साधारण बीजगणित में क्या होता है, 2 धन 2 बराबर 4, 2 धन 3 बराबर 5, 5 धन 2 बराबर 7, सिंपल है। लेकिन सदिश में जरूर नहीं है कि 2 धन 2 4 हो, 2 धन 2 3 भी हो सकता है, 2 धन 2 ढाई भी हो सकता है, 2 धन 2 पौने 4 भी हो सकता है, और 2 धन 2 4 भी हो सकता है, समझ गए ना आप, या तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये साधारण बीजगणित का, सिंपल जो अलजेब्रिक है उसका पालन नहीं करता, ठीक है ना। सदिशों को जोड़ना कैसे होता है, तो बच्चों सदिशों को जोड़ने के हमारे पास 2 नियम है, 2 विधियां हैं, अब ध्यान देना विधियों का। एक को कहते हैं ज्यामितीय विधि, एक को कहते हैं बीजगणितीय विधि। एक कौन सी विधि है, और एक कौन सी है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कभी के, लेकिन अभी जब आप उस पर काम करने को बोलेंगे तो आप उस पर काम नहीं कर पाओगे कि इसको करना कैसे है। तो पहले नंबर देखते हैं ज्यामितीय विधि क्या होती है, सदिशों के योगफल की ज्यामितीय विधि। तो सदिशों के योगफल में हम एक नियम का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम, और एक होता है बहुभुज नियम। अब बहुभुज नियम वास्तव में त्रिभुज नियम ही है, या त्रिभुज नियम वास्तव में बहुभुज नियम ही है, दोनों एक ही हैं, लेकिन पढ़ते 2 हैं। एक पढ़ लिया अपन त्रिभुज नियम, एक पढ़ लिया, लेकिन दोनों एक ही है, समझ गया ना। बहुभुज नियम का सरलतम रूप ही त्रिभुज नियम। जैसे कि मैं आपसे बोलूं बहुभुज बनाओ, तो क्या बनाओगे, कुछ भी बना दो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सब बहुभुज आए। लेकिन मैं बोलूं त्रिभुज बनाओ तो 3 की फिक्सर है, तो बहुभुज वास्तव में कुछ नहीं है, सब बहुभुज है। आप 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति बना तो सबको क्या बोलेंगे, बहुभुज। इसी प्रकार से यहाँ पर है, तो सदस्यों का त्रिभुज नियम, सदस्यों का बहुभुज नियम, वो तार सेम एक ही चीज है। लेकिन जब हम अकेले 2 सदस्यों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज नियम बोल देंगे, 2 से ज्यादा को जोड़ेंगे तो बहुभुज नियम बोल देंगे, उसी को, बात वही है। और एक होता है समांतर चतुर्भुज नियम, और समांतर चतुर्भुज नियम ही बीजगणितीय नियम है, उसी का प्रयोग यहाँ 12वीं में और जब तक पढ़ोगे तब तक उसी का प्रयोग होगा, उसी से आपका पूरा काम चलना है, किससे, समांतर चतुर्भुज नियम। आइए सबसे पहले देखते हैं सदस्य योग का कौन सा नियम, त्रिभुज नियम, ट्रायंगुलर त्रिभुज नियम। तो सदस्य योग का त्रिभुज नियम क्या बोलता है, मान लीजिए इसकी मैकेनिज्म को समझिए, फिर मैकेनिज्म के बाद अपन इसको परिभाषित करेंगे। एक सदिश है ये, और ये कोई दूसरा सदिश है, और इन दोनों को मुझे जोड़ना। ये सदिश ए है और ये कौन सा है, बी, और दोनों को क्या करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने के लिए किसी तल का प्रयोग करेंगे, किसी तल पर दोनों को जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम तल पर एक बिंदु लेंगे, उस बिंदु को मान लेंगे कि ये मूल बिंदु है, ठीक है ना, या प्रारंभिक बिंदु है। अब इस बिंदु से सदिश ए के परिमाण के बराबर की लंबाई की एक रेखा खींचेंगे एक ही दिशा में, ए के परिमाण के बराबर लंबाई की रेखा एक ही दिशा में। अब बात होगी, समझ रहे आप, समझ गया ना। तो मैंने यहाँ से इसको मैं नाम दिया ओ से मैंने एक रेखा खंड खींचा जिसकी लंबाई क्या के बराबर है, सदिश ए के बराबर है ना, ओ पी नाम दे दिया मान लो। तो ये किसको प्रदर्शित करेगी, ए को, किसको प्रदर्शित करेगी। अब जो दूसरा सदिश है उसको मुझे प्रारंभ करना है पहले सदिश के शीर्ष से, इसको बोलते हैं पुच्छ, इसको बोलेंगे शीर्ष,
जहां से स्टार्ट किया उसको बोलते हैं सर इसका पुच्छ, टेल पूंछ, और हेड जहां पर आपने एंड किया। अच्छा, इसमें हेड और टेल मिस्टेक होते हैं सर, इसमें ऐसा नहीं होता आप किसी को भी हेड बोल दो किसी को भी टेल, जिस तरफ डायरेक्शन है उस तरफ का लास्ट पॉइंट कहलाएगा सर इसका हेड है, और जहां से स्टार्ट हुआ वो क्या कहलाएगा टेल। तो ये पुच्छ और ये क्या है सर इसका शीर्ष। अब मुझे दूसरा सदिश स्टार्ट करना है शीर्ष से। कहां से करना है? तो हम इसके शीर्ष से इसकी दिशा में इसके परिमाण के बराबर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे लाइक दिस। इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। तो पी क्यू किसको प्रदर्शित कर रहा है? बी। तभी मैंने ए और बी को एक ही तल पर निरूपित कर लिया। अभी मैंने क्या कर लिया? ए और बी को। अब मुझे टोटल करना है। इनका टोटल करने के लिए पहले सदस्य का पुच्छ और दूसरे सदस्य के शीर्ष को आपस में ज्वाइन कर दो। ये पहले का पुच्छ है और दूसरे का शीर्ष है, दोनों को ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन करने से वेक्टर बनेगा जैसे यहाँ पर बना ओ क्यू। तो ये ए प्लस बी को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? ए प्लस बी को निरूपित करेगा। तो ये मैंने दो सदस्यों को त्रिभुज नियम से जोड़ दिया। अब इसको बोलते कैसे हैं त्रिभुज नियम को? सदस्य के त्रिभुज नियम अनुसार यदि दो सदस्यों को परिमाण व दिशा के साथ दो सदस्यों की संलग्न भुजाओं के रूप में एक ही क्रम में निरूपित किया जाए। एक ही क्रम बोलना जरूरी है, तो पूरा गलत हो जाएगा। क्या बोलना है? यदि दो सदस्यों को परिमाण व दिशा के साथ एक त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में एक ही क्रम में निरूपित किया जाए, काय के साथ? परिमाण और दिशा दोनों के साथ, तब त्रिभुज को पूरा करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में। अब ये शब्द बोलना है। क्या बोलना है? त्रिभुज को पूरा करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में दोनों सदस्यों के योगफल को निरूपित करती है। इसे बोलते हैं सदस्य योग का त्रिभुज नियम। इसको लिखने के 2 नंबर मिलना है परीक्षा में। समझ गया ना? क्या बोलता है त्रिभुज नियम? यदि दो सदस्यों को परिमाण व दिशा के साथ किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के रूप में एक ही क्रम में निरूपित किया जाए, तब उसको पूरा करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में दोनों सदस्यों के योगफल को। अब इसको ऐसे देखिए, जैसे ओ से पी की ओर तो क्रम बना ओपी, पी से क्यू की ओर तो हो गया पी क्यू, तो एक ही क्रम है। ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 पी पर पी से। अब अगर क्यू से ओ पर आते तो एक ही क्रम में जा रहा है, लेकिन उल्टा हुआ। ओ से कहां गए? ओ क्यू, ओ क्यू। तो ओपी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू, माने ये दोनों सदस्य एक ही क्रम में है और तीसरा वाला विपरीत क्रम में दोनों के फल को बताता है। मतलब इसको क्यू नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? वो क्या लगा? चक्रीय क्रम। ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से ओ, चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम में नहीं जाना है। ओ से पी से क्यू, ओ से क्यू। समझ आ गई ना बात? अर्थात ओपी प्लस पी क्यू बराबर ओपी। तो इसको बोलते हैं सदस्यों का कौन सा नियम? आपने शब्द सुन ली, परिभाषा सुन ली। एक त्रिभुज में त्रिभुज नियम को 6 प्रकार से लगा सकते हैं, लगाते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, नाम है प्यारे का ए बी। इसमें मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, इसमें मुझे त्रिभुज नियम लगाना है। तो देखो कैसे कैसे लगेगा। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी प्लस बी सी, तो देखो विपरीत क्रम। पहले ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे आ रहे, तो ये एक ही क्रम और ये विपरीत क्रम लग गया। फिर मैंने इसको लिखा बी सी प्लस सी ए बराबर बी ए। लो, बी से सी, सी से ए, तो बी से और लगाओ सी ए प्लस ए बी बराबर सी बी। सी से ए पर सी ए प्लस ए बी बराबर सी बी। समझ आ गई ना बात? अब 3 इनके उल्टे हो जाएंगे पलट पलट के। तो एक त्रिभुज में त्रिभुज नियम कितने तरीके से लग सकता है? 6 तरीके से लग सकता है एक त्रिभुज में। अब लगाना कैसा है? जैसी आवश्यकता होगी वैसे, जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसा उसका प्रयोग किया जाएगा। समझ आ गई ना बात? इसलिए भाषा याद रखना है। भाषा क्या बोलती है?
सदस्यों के त्रिभुज नियम अनुसार यदि दो सदस्यों को परिमाण और दिशा के साथ किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के रूप में एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तब उस त्रिभुज को पूरा करने वाली तीसरी भुजा विपरीत क्रम में दोनों सदस्यों के योगफल को क्या करती है, निरूपित करती है। इसको क्या बोलते हैं, सदस्यों का त्रिभुज नियम। तो ये त्रिभुज नियम आपको लिखने को आएगा परीक्षा में, तो जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, कई बार बोल दिया, वो ही लिखना है। समझ आएगी ना बात। त्रिभुज नियम प्रयोग कैसे करना है तो मैंने अभी बता दिया, आप जहां जहां यूज होगा वहां वहां बताएंगे। अब मेरा आपसे प्रश्न है, त्रिभुज नियम समझ लिया, पढ़ लिया। अब मैंने आपसे कहा कि चलो एक वस्तु पर दो बल लग रहा है, एक बल है F1, ये है 10 न्यूटन, दूसरा बल है F2, ये है 25 न्यूटन। अब चलो हम देखो, जोड़ो त्रिभुज नियम से। जोड़ो त्रिभुज नियम से, जोड़ो। कितना कठिन है। अब इसमें एक चीज और बताई जाएगी, वो और बता देते हैं। अब आपको बताई जाएगी इसमें साथ में दिशा। मान लीजिए दोनों 30 अंश के कोण पर लगाए जा रहे हैं, इस कोण पर। अब आपने कहें कि त्रिभुज नियम पढ़ लिया, रख लिया, चलो त्रिभुज नियम से इसका उत्तर निकालो, कैसे निकलेगा। कल निकाल लिया जो आज ही जा रहे, कल निकाल लिया। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम ऐसा तो नहीं चीजों को रट रहा है, कैसे प्रयोग होगा त्रिभुज नियम का इसमें, तो हमें आना तो चाहिए। और अगर ये था, इसलिए सारा काम हो रहा था, तो फिर हमें क्यों आवश्यकता पड़ी बीजगणितीय नियम की। और उसका महत्व तो तभी समझोगे जब से परेशान होगे। जैसे तुम्हारे सामने कोई कठिन प्रयोग करने वाली वस्तु कठिनता से प्रयोग हो, पहले उसको लॉन्च करो, लोगों को आदत आने दो। लोग जब उसको प्रयोग करेंगे कठिनाई जाएगी, फिर उसका सरलतम रूप लॉन्च करो, तो फटाफट लोग लेंगे, अरे कितना अच्छा, ये तो बहुत आसान है, इससे नहीं है। तो दूसरी चीज आसान है, ये महत्व का समझ में आता है जब पहली चीज कठिन हो। पहले से पता है ये सारा इससे काम करना बहुत कठिन है, और उससे कैसा है, सरल है। तो भले ये पहली वाली मशीन घर में हो, दूसरी भी ले आओगे, कि उससे सरल है करना। तो पहले जटिल चीजें आती है मार्केट में, फिर आती है उनकी सरल चीजें, और दोनों बिकती हैं। पहले कठिन ले डाली, उसके बाद कौन सी, तो सरलता है इसमें। ये कब पता चलता है, जब पहली वाली कठिन चीज को हम प्रयोग कर चुके। पहली बात तो ये त्रिभुज ने पढ़ लिया था, काम कैसे करता होगा ये हमें आना चाहिए। जब हम इसको काम करेंगे इस नियम से, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कठिनाइयां क्या हैं। तब आपको दूसरा जो आएगा, तब उसका महत्व पता चलेगा कि वाकई में ये वाला नियम इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। ये तो वाकई में अगर ये अकेला होता तो फिर मुश्किल ही हो जाती बहुत। अच्छा हुआ कि दूसरा वाला आ गया एक और, तो वो दूसरा वाला का महत्व तब समझ तो पहले वाले से काम करोगे। तो अभी तो काम ही करना नहीं आया, नियम भर पड़ा है, तो काम करना इस बार है ना। अपन को त्रिभुज नियम से ये इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है कि 10 न्यूटन, 25 न्यूटन या 30 डिग्री, इसको कैसे काम करेगा त्रिभुज नियम से। ठीक है।